चैप्टर 14 इसमें डायरेक्टर का है। अगर एग्ज़ाम में कहीं भी डायरेक्टर कुछ रिलेटेड आए कि डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करना है, डायरेक्टर क्यों डिस्क्वालीफाई होगा, कैसे होगा, उसको अपॉइंट कैसे करेंगे, कैसे रिज़ाइन करेगा वो, तो सब कुछ भूल के सिर्फ ये चैप्टर याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले इसमें जब एग्ज़ाम देंगे तो याद करेंगे कि इसमें कौन कौन से सेक्शन आते हैं, ताकि अगर हम भूलें तो थोड़े मोड़े सेक्शन अंदाजे से भी कर सकें। इसमें सेक्शन 149 से 171 तक आते हैं और 184 एंड 185 की भी बात हुई है। उसके बाद अब डायरेक्टर क्यों होते हैं? कंपनी खुद काम नहीं कर सकती है तो उसके लिए वो डायरेक्टर अपॉइंट करती है। ठीक है। 234 में सेक्शन में डायरेक्टर की डेफिनेशन दी है कि डायरेक्टर क्या होते हैं और बाकी चीज़ें। सेक्शन 210 में डेफिनेशन दी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड की, मीन्स ग्रुप ऑफ डायरेक्टर। 234 में सिंगल डायरेक्टर की, सेक्शन 210 में ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड, हम बोर्ड भी उनको बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। सेक्शन 149 बोलता है कि इंडिविजुअली ही डायरेक्टर बन सकता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान ही डायरेक्टर बन सकता है। अगर कोई किसी बॉडी कॉर्पोरेट है, एसोसिएट है, फर्म है, कंपनी है, तो वो डायरेक्टर कभी नहीं बन सकती कहीं भी। वो मेंबर ज़रूर बन सकती है किसी कंपनी में, लेकिन एक कंपनी अगर ये सोचो कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में जाकर डायरेक्टर बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके नीचे सेक्शन 166 है। 166 का 6 बोलता है कि कोई भी डायरेक्टर अपनी डायरेक्टरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि किसी डायरेक्टर को जाना है तो वो अपने भाई बहन को बैठा कर चला जाए कि नहीं अब से ये मेरा डायरेक्टर है, वो डिसाइड नहीं करेगा। अगर वो डायरेक्टरशिप से चला गया तो बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर कोई भी इंसान डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट डायरेक्टर कौन होगा, पर वो डिसाइड नहीं करेगा। इसके नीचे है डिन रिक्वायरमेंट। डिन ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसको कौन अलॉट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मीन्स सीजी अपने बिहाफ पे ही एमसीए को बैठाई है ना, तो इसलिए सीजी डिन अलॉट करती है। वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इस पेज में हम एक बार पूरा पेज पढ़ने के बाद एक बार समरी लेंगे। 234 में डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी, 210 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड की डेफिनेशन पढ़ी। सेक्शन 149 में हमने ये बात की कि कोई सिर्फ इंडिविजुअली डायरेक्टर बन सकता है, कोई नॉन बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएट फर्म डायरेक्टर नहीं बन सकती। 166.6 में पढ़ा कि कोई भी डायरेक्टर अपनी डायरेक्टरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे डिन रिक्वायरमेंट, डिन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर क्वेश्चन आए कि कब कब डिन रिक्वायरमेंट होता है, अगर इस कंपनी में मिस्टर ए जा रहा है तो उसको डिन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो उस हिसाब से पढ़ेंगे। अगर कोई भी डायरेक्टर 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टरशिप रखता है तो भी उसको एक ही डिन लगेगा। और ये बात तो शायद पहले भी हो चुकी है कि एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। और यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है कि फॉर्म INC 32 और स्पाइस प्लस दोनों का मतलब एक ही है। दोनों अलग अलग फॉर्म, मतलब अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। और ये कब यूज़ होता है? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है। उसके नीचे एग्ज़ाम्पल पे हम दे सकते हैं कि जैसे एक इंसान की लाइफ में एक ही पेन अलॉट होता है, वैसे एक इंसान को एक ही दिन भी अलॉट होता है। अगर उसके पास गलती से 2 दिन आ गए तो वो एक दिन जो वो अनयूज्ड वो सरेंडर करेगा। कौन सा दिन करेगा? अनयूज्ड दिन करेगा। मतलब वो वाला नहीं देगा जो हर कंपनी में उसने वो वाला दिन लगाया वही वो सरेंडर कर दे, नहीं, जो दूसरा वाला है वो सरेंडर करेगा। अब हम सेक्शन 152(4) की बात करेंगे। सेक्शन
52(4) ये बोलता है कि हर डायरेक्टर के पास डिन होना कंपलसरी है। उसके बाद सेक्शन 153 करता है कि जो डिक्लेयर जिसको डिन हो रहा है वो नॉट डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर किसी इंसान को डायरेक्टर बनना है, डिन चाहिए, तो वो फॉर्म क्या भरेगा? DIR 3 फॉर्म भरेगा। ये MCA 21 में अप्लाई करेगा। MCA की वेबसाइट के थ्रू CG अप्रूवल करेगी और विथ फीस अटैच और जो और डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं उसके थ्रू DIR 3 फॉर्म भरते हैं। ये पुरानी कंपनी के लिए, अगर एक्सिस्टेंस कंपनी है तो SPICE+3। अब सिंपल सी बात है, स्पाइस फॉर्म भर रहे हैं। स्पाइस फॉर्म हमने पढ़ा कि वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब भरते हैं। अगर सिंपल सी बात है, SPICE+ फॉर्म भर रहे हैं तो मतलब कंपनी बन रही है। SPICE+ और INC 32 में एक चीज़ है, अगर ये आप भर रहे हो तो इसमें आपको डिन भी आप अप्लाई कर सकते हो हाथों हाथ। मैक्सिमम 3 दिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा दिन आपको नहीं मिलेंगे इस फॉर्म के साथ। DIR 3 है, अगर कोई डायरेक्टर दिन चाहिए उसको तो सर्टिफाइड लगेगा। किसका लगेगा? प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का लगेगा और इन सब की साइन लगेगी। किस किस की साइन लगेगी? इलेक्ट्रॉनिक साइन भी सबमिट कर सकते हैं। DSC मीन्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। वेरीफाई कौन कौन करेगा साइन? कंपनी कंपनी सेक्रेटरी करेगा, एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट करेगा उस कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, डायरेक्टर करेगा, CEO करेगा, CFO करेगा और वो खुद भी साइन करेगा। ठीक है, इतने लोग साइन करेंगे। अब एक बार समरी ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। डिन रिक्वायरमेंट होती है, किसको होती है? डायरेक्टर को होती है। वो एक से ज़्यादा कंपनी में है तो भी उसको एक ही दिन लगेगा। अगर जैसे हर इंसान को एक ही पेन लगता है पूरी लाइफ में, वैसे भी एक ही दिन लगेगा। एक से ज़्यादा दिन होते हैं तो सिलेंडर कर दो। सेक्शन 152(4) में पढ़ा कि हर डायरेक्टर के पास दिन होना कंपलसरी है। सेक्शन 153 में पढ़ा कि वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होना चाहिए। फॉर्म DIR 3 कौन भरता है? तो फॉर्म DIR 3 वो इंसान भरता है जिसको डायरेक्टरशिप चाहिए हो और उसके पास DIR 3 फॉर्म होना चाहिए। वो MCA की वेबसाइट में जाके MCA 21 में वो फॉर्म भरेगा उस वेबसाइट के थ्रू। SPICE+ INC 32 फॉर्म, ये इसमें भी दिन मिल सकता है अगर न्यू कंपनी है तो, और मैक्सिमम 3 दिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टर। ये DIR 3 एग्जिटिंग कंपनी के लिए ना, DIR 3 एग्जिटिंग कंपनी के लिए। फिर DIR 3 जब अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या क्या सर्टिफाई लगता है? प्रोफेशनल सर्टिफाई करता है, वो खुद साइन करेगा। और कौन कौन साइन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट साइन करेगा उस कंपनी का, बाय मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा, डायरेक्टर साइन करेगा, CEO करेगा, CFO साइन करेगा। ये लोग साइन करेंगे। ठीक है, नीचे समरी दे रखी है इस पूरे पेज की कि जैसा मैंने बोला न्यू कंपनी है तो SPICE+ में मैक्सिमम 3 दिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जिटिंग कंपनी है तो DIR 3 फॉर्म फिल करना है। ये हो गया दिन की रिक्वायरमेंट। अब पीछे हमने पढ़ा था कि उस साइन के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, तो वो कौन कौन से लगेंगे यहाँ पे दे रखा है। DIR 3 में कौन कौन से फॉर्म अटैच होंगे, तो पहले हम ये हेडिंग पढ़ लेते हैं। वो प्रूफ करेगा आइडेंटिटी ऑफ एप्लीकेशन। पहले वो अपनी आइडेंटिटी देगा कि वो कौन है, कहाँ से है, तो उसकी आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। फिर वो अपना रेसिडेंट ऑफ एप्लीकेशन देगा प्रूफ के लिए, वो कहाँ से है ये प्रूफ करेगा। फ़ोटोग्राफ देगा। फिर बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, सिग्नेचर होगी,
और डिजिटल सिग्नेचर होगी। कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट याद होने चाहिए। फिर से वो खुद की आइडेंटिटी प्रूव करेगा, वो कहाँ से है वो प्रूव करेगा, फोटोग्राफ देगा, BR पास होगा, सिग्नेचर होगा और डिजिटल सिग्नेचर होगा। ठीक है, अब ये 6 पॉइंट है। प्रूफ कैसे लगेगा और कौन कौन सी चीज़ें प्रूफ के लिए लगेंगी, कौन कौन सी लग सकती हैं, ऐसे नहीं कि वो कुछ भी ला के दे दें। तो आइडेंटिटी के लिए क्या क्या लगेगा? इनकम टैक्स पैन लगता है, वोटर ID कार्ड लगता है, पासपोर्ट लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अगर सपोज़ कोई भी इंसान आउट ऑफ कंट्री का भी तो डायरेक्टर बन सकता है, तो उसको भी DI 3 फाइल करना रहेगा। अगर कोई फॉरेन नेशन का है तो उसको किसकी कॉपी देनी है? पासपोर्ट की। और ये चीज़ कंपलसरी है, उसके लिए ऑप्शनल नहीं है कि आधार कार्ड भी दे दे और अपना पासपोर्ट भी दे दे, नहीं, उसको पासपोर्ट ही देना है, कंपलसरी है। और प्रूफ के लिए अब वो नाम प्रूफ भी अपन देंगे, तो प्रूफ के लिए क्या क्या देना है? फादर नेम देना है, फादर नेम अपनी कंट्री वालों को देना है। लेकिन अगर फॉरेन वाले हैं तो लोग बहुत मॉडर्न होते हैं, सबको पता है, तो वहाँ पे फादर नेम नॉट रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ फॉरेन नेशन। अगर फॉरेन नेशन का तो फादर नेम रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्सन डज नॉट लास्ट नेम, अगर उसके पास किसी के पास लास्ट नेम नहीं, सपोज़ कोई डायरेक्टर बनने आया है, उसके पास लास्ट नेम वो नहीं लगाता, बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, तो वो फादर नेम देगा। अगर उसके पास फादर नेम भी नहीं है तो वो ग्रैंडफादर का सरनेम भी देगा। तो आइडेंटिटी के लिए कौन कौन से प्रूफ दे सकते हैं? इनकम टैक्स पैन, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मैंडेटरी। फॉरेन नेशन का है तो कौन किसकी कॉपी देगा? पासपोर्ट की कॉपी देगा, मैंडेटरी है, याद रखना। और वो फॉरेन नेशन का है तो फादर नेम नहीं देगा तो भी चलेगा, बिकॉज वो लोग बहुत मॉडर्न होते हैं। फिर अगर हमारे यहाँ का कोई डायरेक्टर बन रहा है, उसके पास लास्ट नेम नहीं है, तो फादर या ग्रैंडफादर का सरनेम देगा। और ये नाम किस में देगा, कौन से फॉर्म में ये होगा? तो ये DIR 3A, याद रखना, DIR 3 फॉर्म भरें, उसमें सरनेम किसके थ्रू जाता है? DIR 3A में जाता है। रेसिडेंट कहाँ पे वो है, कैसे प्रूफ करेगा? तो वो बैंक स्टेटमेंट देगा, या इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा, या टेलीफोन मोबाइल बिल या टेलीफोन बिल देगा। ये 3 चीज़ दे सकता है, लेकिन ये 2 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। क्या क्या दे सकता है? बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल या मोबाइल बिल, फोटोग्राफ, बोर्ड रेजोल्यूशन। फिर बोर्ड रेजोल्यूशन, अब डायरेक्टर अपॉइंट होगा, ठीक है, तो उसके अपॉइंटमेंट के लिए अगर एक्सिस्टिंग कंपनी है तो BR पास होगा, OR ऐसा नहीं, BR पास होगा। बोर्ड रेजोल्यूशन में कौन बैठते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, याद रखना। सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड, इसके बाद है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बिफोर अप्लाइंग फॉर पैन। हाँ, अगर DIN लेना है तो उससे पहले DSC देना होगा। DSC का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये पूरी समरी, ये हो गया पूरा DIN अप्लाई करने का। DIN अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ कुछ डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद पढ़ा DIN की रिक्वायरमेंट क्या होती है, और अगर रिक्वायरमेंट होती है तो DIN अप्लाई कैसे करते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई। ये पढ़ लेना खुद से। उसके बाद है प्रोसेस है। हाँ, अब हमें DIN अप्लाई करना है, वो ये रिक्वायरमेंट थी, डॉक्यूमेंट्स थे, पर किसके थ्रू DIN अप्लाई होता है? तो सेक्शन 153 में DIN अप्लाई होता है, 153 के रूल 9 में DIN अप्लाई होता है, ठीक है।
DIR 3 में ये फिर से एक बार एक उसकी हर चीज़ की प्रोसेस इस बुक में दे के रखी है, तो फिर से पढ़ना रहेगा। सेक्शन 153 विद रूल 9, इसमें दिन अप्लाई करने का बताते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? एक्सिस्टिंग कंपनी में, ओल्ड कंपनी नहीं है, तो DIR 3 भरेंगे। यहाँ पे फिर से वही है कि DIR 3A में लास्ट नेम भरते हैं, लास्ट नेम नहीं है तो फादर, ग्रैंडफादर का सन नेम, ठीक है। इसके पीछे हम आएंगे अगर फिर से वही देख रखा है, प्रोसीड्यूर फॉर एप्लीकेशन ऑफ टिन फॉर फॉरेन नेशन। अगर फॉरेन नेशन का है तो वो कैसे अप्लाई करेगा? वैलिड पासपोर्ट देके, पीछे पढ़ लिया है। उसके नीचे अब 153 में डिन अप्लाई किया था, तो अब सेक्शन 154 रीड विथ रूल 10, 154 में डिन मिलता है। 153 में अप्लाई कर दिया पीछे, अब 154 में डिन मिलेगा। कैसे मिलेगा? सबमिशन हमने कर दिया था DIR 3 में, ठीक है। फिर एप्लीकेशन, फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है CG, वो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करेगी। वो एप्लीकेशन नंबर हमारे पास रहेगा। 1 मंथ में CG वेरीफाई कर लेगी, और अगर उसको कुछ और इंटीमेट करना हुआ, अगर CG को कुछ लगा तो वो इंटीमेट करेगी, ठीक है। अगर उसको कुछ इनकम्प्लीटनेस लगा या रीसबमिटिंग का कुछ लगा तो कितने दिन में करेगी? 15 दिन में। फिर वो हमें अलॉट हो जाएगा डिन लाइफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि 1-2 साल के लिए हुआ फिर से अप्लाई करो, नहीं, लाइफ टाइम के लिए अप्लाई होगा। और फिर जैसे सपोज़ कोई डायरेक्टर अभी उसको डिन मिला, बाद में वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है, वो कुछ ऐसा कर देती है कि उसका डिन वो रोक दे या अनयूज्ड के लिए कर दे, तो ऐसा नहीं कि वो डिन नंबर किसी और को मिल जाएगा, उसी को डिन मिलेगा। वो डिन नंबर उसी का रहेगा लाइफ टाइम के लिए, भले वो यूज़ करे ना करे, सिलेंडर कर दे, कुछ भी हो जाए। 154, ठीक है। अब 154 फिर से पढ़ते हैं एक बार। 153 में डिन अप्लाई किया, 154 में डिन मिला, ठीक है। काउंटिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है? सबमिशन कर दिया हमने DIR 3 में। फिर जो CG है, सेकंड क्या है? CG हमें एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करेगी। थर्ड क्या है? 1 मंथ में वो वेरीफाई करेगी। अगर 1 मंथ में उसको कुछ लगता है कि इंटीमेट करना है या कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है तो वो 15 दिन में करेगी, ठीक है। अगर उसको लगा तो वेरीफाई करेगी, वरना रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट करेगी तो बात ही ख़त्म। अगर वेरीफाई करेगी तो हमें अलॉट हो जाएगा डिन लाइफ टाइम के लिए, नॉट अलॉटेड टू एनी अदर पर्सन। ये 3 या 4 पॉइंट इसमें हैं, ठीक है। उसके बाद ये रीड करना है। इसके बाद है कैंसिलेशन, सिलेंडर, डीएक्टिवेट, डिन, रूल 11। अब 153 में हमने पढ़ा कि डिन अलॉट कैसे करते हैं। 154 में हमें डिन मिल गया। अब हम रूल 11 में क्या पढ़ रहे हैं? अगर डिन कैंसिलेशन, सिलेंडर, डीएक्टिवेट होगा तो इन केस में होगा। कौन कौन से केस हैं? अगर किसी इंसान ने 2 डिन लिए हैं तो एक और एक डुप्लीकेट है तो उसको हटा देंगे। वो इंसान फ्रॉड करे, ठीक है। कब कब सिलेंडर डीएक्टिवेट, उसकी प्रोसेस पढ़ना। अगर क्वेश्चन पेपर में आए कि कब कब कंपनी या कब कब डायरेक्टर का डिन डीएक्टिवेट, सिलेंडर या कैंसिलेशन होता है तो हमें एकदम दिमाग में आना चाहिए कब कब, जब उसके पास एक से ज़्यादा डिन हो, जब वो फ्रॉड कर दे। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। जब डायरेक्टर की डेथ हो जाए, जब वो लूनेटिक, अनसाउंड माइंड या कॉम्पिटेंट कोर्ट, मीन्स कोर्ट मना कर दें, कोर्ट ऑर्डर दे दें कि इसका डिन सस्पेंड कर दो या हटा दो, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए,
उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाए एसेट से, ये और अगर दिन कैंसिल हो गया तो फिर अगर अब दिन कैंसिल हो गया इन 4 केस में, उसके बाद क्या होगा, फॉर्म DIR 5 ये फॉर्म भरेंगे। जब ये DIR 5 फॉर्म कब भरेंगे, जब उसको खुद को सरेंडर करना हो दिन। ये डायरेक्टर फॉर्म भरेगा, क्यों? क्योंकि उसको सरेंडर करना है दिन, और ये दिन कभी किसी और कॉल आउट नहीं होगा। कि मैंने इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग्स बताया है। अब फिर से रूल 11 क्या बोलता है, काउंटिंग पे याद होना चाहिए। कैंसिलेशन, सरेंडर, डीएक्टिवेट, ये सब होना हो तो रूल 11। अगर एग्ज़ाम में आए तो हम बोलेंगे कि अगर कैंसिलेशन, सरेंडर, डीएक्टिवेट हो रहा है दिन, तो ये रूल 11 में होता है। कब कब होता है? जब डुप्लीकेट हो दिन, एक से ज़्यादा हो, जब वो इंसान फ्रॉड कर दे, जब वो इंसान की डेथ हो जाए, जब वो लूनेटिक, अनसाउंड माइंड या कोर्ट मना कर दे, जब इंसॉल्वेंट हो जाए, तो इन सब में दिन, सरेंडर, ये सब हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और एक और पैराग्राफ दिया है, अलग से है ये, अलग से मतलब उसी पॉइंट में, DIR 5 फॉर्म कब भरते हैं? जब वो खुद सरेंडर कर दे डायरेक्टर कि अब मुझे दिन नहीं रखना। इसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ DIR 3 KYC, DIR 3 KYC वेब। मीन्स ये पैराग्राफ क्या बोलता है, इसमें अगर डायरेक्टर, अगर CG, रीजनल डायरेक्टर, एनी ऑफिसर उसका दिन डीएक्टिवेट करते, तो रीएक्टिवेट कैसे कराएंगे? ये फॉर्म भर के, ई फॉर्म DIR 3 KYC 3। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस DIR 3 KYC वेब। ये पैराग्राफ, इसमें सिर्फ ये फॉर्म इसीलिए है कि अगर हमारा CG, रीजनल डायरेक्टर या एनी और ऑफिसर कोई और हमारा टिन डीएक्टिवेट कर दे, तो ये फॉर्म भर के हम अपना टिन एक्टिवेट करा सकते हैं। उसके बाद है जनरल प्रोविज़न रिगार्डिंग टिन। सेक्शन 155 प्रोहिबिट टू ऑब्टेन मोर देन 1 दिन। ये सेक्शन 155 में आता है। अगर एक डायरेक्टर के पास एक से ज़्यादा दिन है तो वे एक दिन को सरेंडर कर दे, अगर गलती से आया हो तो। डायरेक्टर टू इंटीमेट दिन 156 बोलता है, अगर डायरेक्टर टू इंटीमेट दिन सेक्शन 156 बोलता है अगर डायरेक्टर को दिन मिल गया हो तो 1 मंथ के अंदर सारी कंपनी को बता दे जिसमें वो डायरेक्टर है कि मुझे दिन मिल गया है। जब मिला उसके 1 मंथ के अंदर, ऐसा नहीं कि तुम 6 महीने बाद बता रहे हो किसी कंपनी में कि मुझे दिन मिल गया है, नहीं, 1 मंथ के अंदर बता दो। फिर कंपनी टू इन्फॉर्म दिन टू रजिस्टर, 15 दिन के अंदर कंपनी ROC को बताएगी। सेक्शन 157(1) बोलता है कि कंपनी को पता चला कि उसके डायरेक्टर, इस वाले डायरेक्टर को दिन मिल गया तो वो 15 दिन के अंदर ROC को बताएगी, और कंपनी नहीं बता पाई तो पेनल्टी लगेगी। ये DIR 3C में बताएगी ना कि मेरे डायरेक्टर को दिन मिल गया है। हाँ, अगर नहीं बता पाई तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी? 25,000 रुपीज़। हाँ, 1,000 पर डे लगेगी और मैक्सिमम 1 लाख लगेगी। और ऑफिसर की गलती रही तो उसमें भी 1,000 रुपीज़ एवरी डे और मैक्सिमम 1 लाख, मतलब 1 लाख से ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगेगी। उसके बाद है ऑप्टेशन टू दिन
158 सेक्शन 158 ये बोलता है कि जहाँ जहाँ आपको डिन मिल गया है तो हर जगह इंटीमेट कर दो। एवरी पर्सन कंपनी शैल मेंशन डिन इन रिटर्न इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर्स। हर जगह जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे इंटीमेट करना चाहिए, हर उस जगह इंटीमेट कर दो। अब जनरल प्रोविज़न रिगार्डिंग डिन क्या क्या बोलता है, फिर से रिपीट करते हैं। प्रोविज़न टू ऑब्टेन मोर देन 1 डिन। सेक्शन 155 बोलता है कि एक से ज़्यादा डिन है तो उसको बाकी को सिलेंडर कर दो। डायरेक्टर टू इंटीमेट डिन। सेक्शन 156 अगर किसी डायरेक्टर को डिन मिल गया है तो 1 मंथ के अंदर कंपनी को बता दे कि हाँ मुझे डिन मिल गया है। कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू रजिस्ट्रार। सेक्शन 157 अगर कंपनी के डायरेक्टर को डिन मिल गया है तो कंपनी भी 15 दिन के अंदर ROC की बता दे कि हाँ मेरे डायरेक्टर को डिन मिल गया है। कैसे बताएगी, फॉर्म DIR 3C में ये फॉर्म भर के बताएगी। अगर नहीं बता पाई तो पनिशमेंट लगेगी। पनिशमेंट कितनी, 1000 रुपीज़ ईच डे और 1 लाख से ज़्यादा नहीं लगेगी लेकिन मैक्सिमम है। और ऑफिसर की भी गलती है तो ऑफिसर को भी 1000 ईच डे और 1 लाख से ज़्यादा नहीं लगेगी। ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डिन, जहाँ जहाँ सेक्शन 158 बोलता है जहाँ जहाँ डिन इंटीमेट करना हो वहाँ मैं इंटीमेट कर दूँ। सेक्शन 155, 156, 157, 158 सारे लाइन से हैं, ठीक है। रूल 4, इससे पहले यहाँ पे रूल 11 पढ़ा था ना, कैंसिलेशन ऑफ सरेंडर रूल 11। यहाँ पे रूल 12 आ गया, रूल 12A। हाँ, अब रूल 12A क्या बोलता है, हमने KYC अगर फॉर्म हमारा हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में KYC को अपडेट करना रहता है DIR 3 के थ्रू। KYC याद है ना क्या था, इम्पैक्ट नॉन कंप्लायंस DIR 3 KYC 3 CG रीजनल डायरेक्टर अगर उसको डीएक्टिवेट कर देते फॉर्म भर के डीएक्टिवेट करा सकते हैं। यहाँ पे भी उसी की बात हो रही है। रूल 12A फाइनेंशियल ईयर के एंड में KYC अपडेट करानी होती है DIR फॉर्म 3 के थ्रू। कब, बिफोर, यहाँ लिखा है कि DIR 3 KYC फॉर द सेंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द CG को है बिफोर, ऑन और बिफोर 30 सितंबर, मतलब या 30 सितंबर या 30 सितंबर के पहले, ठीक है। और ये सारे अब ये इलस्ट्रेशन है, हम चैप्टर के लास्ट में इलस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये रीड करना है, हमने DIR 3 पढ़ लिया है, DIR ये सारे हैं, अब ये सारे पढ़ेंगे लाइन से। अब क्या क्या पढ़ेंगे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, बहुत सारे हैं। टाइप ऑफ डायरेक्टर, कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, प्रोफेशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर। पहले फर्स्ट डायरेक्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट डायरेक्टर सेक्शन 152 में आता है। फर्स्ट डायरेक्टर अगर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है या तो आर्टिकल में लिखा हो कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, वरना फर्स्ट सब्सक्राइबर को ही फर्स्ट डायरेक्टर मानेंगे और कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती है, लेकिन सब्सक्राइबर बन सकती है, ठीक है। और जब तक मेंबर न्यू डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे तब तक वही डायरेक्टर रहेगा। फर्स्ट डायरेक्टर सेक्शन 152 में क्या पढ़ा, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो और उसके आर्टिकल में नहीं लिखा हो, यहाँ पे है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हो कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, तो फर्स्ट सब्सक्राइबर जो मेमोरेंडम में होगा उसी को डायरेक्टर मान लेंगे और कंपनी को डायरेक्टर नहीं मानेंगे। कंपनी लेकिन सब्सक्राइबर बन सकती है और जब तक मेंबर कोई अपॉइंट नहीं करते कोई न्यू डायरेक्टर, तब तक वही डायरेक्टर फर्स्ट डायरेक्टर होगा। रेसिडेंट डायरेक्टर 149(3)
अब हम पढ़ेंगे रीजनल डायरेक्टर सेक्शन 149(3). इसमें क्या बोलता है? पहली बात रीजनल डायरेक्टर, ठीक है, मतलब सॉरी रेसिडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149(3) रेसिडेंट डायरेक्टर की बात करता है। अगर रेसिडेंट डायरेक्टर है, सिंपल सी बात है कि वो यहाँ का इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन अगर वो फॉरेन का भी है तो बस 182 डेज़, मतलब 182 डेज़ वो इंडिया में रहा हो, ये कंपलसरी है। और कंपनी हर बार एक न्यू डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है। और कंपनी अगर न्यू बनी हो, जैसे कंपनी अगर न्यू बनी है, अब कैसे देखेंगे 182 डेज़ उसको बने हुए तो 6 महीने हुए, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देखेंगे। मीन्स अगर सपोज़ साल में 365 दिन होते हैं और कंपनी जस्ट 6 मंथ ही बने हुए हुआ हो तो 182 डेज़ का हाफ करेंगे, मीन्स 91 डेज़। तो वो फाइनेंशियल ईयर में 91 डेज़ इंडिया में रहा हो। अगर न्यू बनी है तो न तो 182 डेज़ ही देखेंगे। और जो ये हर जगह एक्सेप्शन है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद करना है। स्पेसिफाई IFC प्राइवेट कंपनी, अगर ये है तो इस पे भी ये अप्लाई है होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, लेकिन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के। यहाँ लिखा है अदर देन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। रेसिडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149(3) में आता है। वो रेसिडेंट होना चाहिए, अगर वो फॉरेन का भी है तो 182 डेज़ इंडिया में रहा हो, और अगर कंपनी न्यू है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, और स्पेसिफाइड IFSC प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर छोड़ के। फिर आते हैं वुमेन डायरेक्टर सेक्शन 149(1) रीड रूल 3 में इसकी बात करता है। ये किन किन में रहेगी वुमेन डायरेक्टर? ऑल लिस्टेड कंपनी या ऑल पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या जिसका टर्नओवर 3 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या टॉप 100 लिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर भी रखनी है और इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखनी है। याद रखना, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर दोनों अलग अलग होती है। जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है उसको दोनों रखनी है, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी और वुमेन डायरेक्टर भी। अब टॉप 100 लिस्टेड कंपनी कैसे देखेंगे हम? हमें कैसे पता चलेगा वो टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है? तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के पता करते हैं कि टॉप 1000 कंपनी कौन सी, टॉप 1000 ना, टॉप 100 नहीं। अब ये वुमेन डायरेक्टर किन किन को नहीं रखनी है? नॉट रिक्वायरमेंट। स्पेसिफाई IFC पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज़ नॉट सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी हो जो सब्सिडरी नहीं हो, किसकी नहीं हो? पब्लिक कंपनी की। कितने दिन के अंदर अपॉइंट करनी है? 182 डेज़। वुमेन डायरेक्टर कितने दिन के अंदर अपॉइंट करनी है? तो 180 डेज़ के अंदर अपॉइंट करनी है। और अगर ऐसा आपने 180 डेज़ में वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं की तो आपका वो ऑफेंस मानेंगे और आपको फाइन पे करना होगा ROC को, ठीक है। वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी किन किन को अपॉइंट करनी है? जो लिस्टेड कंपनी हो, जिसका जो या तो वो पब्लिक हो, उसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ हो और मोर, और लिखा है ना, या तो ये कंडीशन फुलफिल करे या 300 करोड़ वाली, दोनों नहीं ना, एक भी फुलफिल करेगी तो भी वुमेन डायरेक्टर रखनी है। उसका टर्नओवर 300 करोड़ हो, या वो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में आती हो। लिस्टेड कंपनी कैसे देखेंगे? मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखेंगे, उसके थ्रू। इसको इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर दोनों रखनी है। और ये वुमेन डायरेक्टर किन किन को नहीं रखनी है? स्पेसिफाई IFC पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी नॉट सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी, और कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो तो 182 डेज़ में अपॉइंटमेंट, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई हो, जब भी ये कंडीशन आप फुलफिल करो। लिस्टेड कंपनी तो स्टार्टिंग से रखिए, कोई पब्लिक कंपनी है उसका ये पेड अप कैपिटल या टर्नओवर इतना हो गया, इससे ज़्यादा
तो 180 दिन के अंदर उसको वुमेन डायरेक्टर रखनी है। नहीं रखी तो उसको ऑफेंस मानेंगे और फाइन पे करेंगे ROC को।